ये जो दिल्ली का इतना पोल्यूशन इस समय हो रखा है, क्या इसका मेन रीजन पराली का जलना है ना। स्टबल बर्निंग आई, वो दिल्ली में फंस गई। आपका वेहिकुलर एमिशंस, व्हीकल्स इतने ज्यादा दिल्ली में, वो दिल्ली में फंस गई। रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट, सबका एकदम फिर जो मैं आपको कह रहा था डेडली कॉकटेल, आपका डीएनए मॉडिफाई कर देगा। Air in Delhi has turned from very poor to even severe in several areas. आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अर्पित धूपर, जो पराली से पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि पराली से पैकेजिंग मटेरियल बनाने का आइडिया उनको कहां से आया, थर्माकोल एक्चुअली कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और कितना टाइम लगता है थर्माकोल को डिकम्पोज होने में। गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मानसून भी इस बार बहुत ज़्यादा हुआ और अब कह रहे हैं कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो क्या इसके पीछे का रीज़न ग्लोबल वार्मिंग है? 20 साल बाद हमारा जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा वुड बी 62 डिग्री सेल्सियस। हम झेल ही नहीं पाएंगे। इस लेवल पे ग्लोबली हर जगह लॉकडाउन लगा दिया जाता है। ये जो कॉकटेल बन रहा है, ये अक्टूबर नवंबर में क्यों हो रहा है? बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शार्क टैंक पे आप प्रमोशन के लिए गए थे। सो लेट्स वेलकम अर्पित धूपर। अर्पित भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आज हम दोनों का ही गला खराब है और मैंने तो यही सुना है कि एयर पोल्यूशन की वजह से होता है। तो आज आप एकदम मतलब सच सच बता दो कि एयर पोल्यूशन की वजह से है या ये वेदर चेंज हो रहा है इसकी वजह से है? देखो अनुज, गला तो देखो ऐसा है कि इकट्ठे पूरे शहर का खराब हो तो हाईली अनलाइकली कि वो आपका वेदर चेंज की वजह से है, क्योंकि इम्यूनिटी सबकी स्प्रेड आउट होती है। किसी की कहीं पे स्ट्रांग होती है, किसी की कहीं पे स्ट्रांग होती है। अब क्या ना, एयर पोल्यूशन के बहुत मल्टीपल लेवल्स पे इफेक्ट्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को डिटीरियोरेट करते हैं। अब जो इसमें एक चीज़ है जो मैं पढ़ के बहुत हिल गया था, उसको बोला जाता है डेडली कॉकटेल। इसका क्या मतलब है कि जब आप इनहेल कर रहे हो तो जो पार्टिकुलेट मैटर है ना, वो एब्रेसिव है। मतलब जैसे रेती होता है, घिस सकता है वो, है ना, घिस के डैमेज कर सकता है। अच्छा। तो आपने उसको इनहेल किया, उसने आपके जाके गले को अंदर से घिस दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं माइक्रो डैमेजेस करेगा वो। अब उसने उसको घिस दिया, उसके बाद हवा में नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को जब मॉइस्चर मिलता है तो वो नाइट्रिक एसिड बनता है। तो हवा की आपने नाइट्रस ऑक्साइड ली, वो गले के मॉइस्चर से कंबाइन हुआ, नाइट्रिक एसिड बना एक ऐसी जगह पे जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा टॉर्न है, थोड़ा सा डैमेज्ड है। तो वो वहां पे गले पे क्या करेगा, एक माइक्रो एसिडिक वहां पे अटैक करेगा। तो आपको ये जो गले में खराश महसूस हो रही है, राइट, कॉन्स्टेंटली, ऐसा नहीं है कि आपको बुखार चढ़ रहा है। अगर आपको ये वेदर चेंज या इम्यूनिटी प्रॉब्लम होता तो आपको साथ में बुखार भी चढ़ता, लेकिन कांस्टेंट गले में म्यूकस और कांस्टेंट गले में खराश, दीज आर प्राइमरली सिम्टम्स कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड्स प्लस पार्टिकुलर मैटर जब इकट्ठे अटैक करता है तो आपके गले में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मतलब ज्यादा अभी गले में खराश ज्यादा है ना, तो ऐसा कोई बुखार है ना आपको बुखार है, ना आपको डिजीनेस फील हो रहा है, ना आपको बॉडी एक हो रहा है। तो जो भी हमारे नॉर्मल फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं वो मिसिंग है, लेकिन गला खराब है, राइट। तो ये क्या है कि ये जो पार्टिकुलर मैटर का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है, ये एब्रेसिव यानी कि अंदर से घिसने वाला काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो आपके गले को अंदर से डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से आपको खराश फील हो रही है। बॉडी ट्राई कर रही है उसको रिपेयर करने का, इसलिए आपको खराश हो रही है कि भाई आप रेस्ट करो, ज्यादा बोलो मत, ज्यादा बातें मत करो, ताकि बॉडी उसको हील कर पाए वो जो डैमेजेस हुए हैं। बट अगेन काम तो करना ही है, और हमने आपको पॉडकास्ट पे बुला लिया है ताकि आप और ज्यादा बात करें। तो भाई एक बात बताओ कि ये जो दिल्ली का इतना पोल्यूशन इस समय हो रखा है, क्या इसका मेन रीजन पराली का जलना है? या देखो, वन ऑफ द मेजर रीजंस डेफिनेटली पराली का जलना है, पर नॉट द ओनली रीजन डेफिनेटली। आपने भी अपनी ऑडियंस को एक बार समझाया था अपने वीडियोस में कि एक चीज होती है इन्वर्जन इफेक्ट। इन्वर्जन इफेक्ट का क्या मतलब है, दिल्ली एक ऐसी लोकेशन पे है कि नॉर्थ में हिमालयस हैं और साउथ में अरावली है। तो दोनों के बीच में एक ऐसा प्लेटू है जिसमें कि ये डेप्थ में और दोनों तरफ हाइट है, राइट। तो अगर इसमें कुछ भी हवा आ जाती है तो वो मूव नहीं कर पाती। ब्रीज अगर नहीं है, जो कि हमारे विंटर्स में जैसे ब्रीज और विंड खत्म हो जाती है तो वो हवा वहां पे स्थिर हो जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है। इसके ऊपर दूसरी चीज ऐड करो कि ऊपर हवा ठंडी है, तो हमारी सिटी में जो हवा हुई वो गर्म हुई, ऊपर गई, ठंडी हवा से टकराई, वापस नीचे आ गई, तो ये ब्लॉक हो गई तीन तरफ से। ठीक है, तो अब ये तीन तरफ से ब्लॉक हो गई, नीचे तो ऑब्वियसली जमीन है, तो वो पूरी की पूरी हवा वहां पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। अब जितना पॉल्यूशन आएगा वो बढ़ता जाएगा, निकलने की कोई जगह नहीं है। तो कोई भी चीज है जिसमें आप इनपुट बढ़ाते जाओ और आउटपुट ना हो तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ये तो फंडामेंटल है। तो उसी वजह से कॉन्सेंट्रेशन हमारा पॉल्यूशन का बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ क्यों रहा है, इनपुट क्या है ना, एयर पोल्यूशन का वन मेजर इनपुट डेफिनेटली इज स्टबल बर्निंग।
सेकंड आपका व्हीकुलर एमिशंस, थर्ड आपका इंडस्ट्रियल एमिशंस, एंड चौथा एक और जो मेजर होता है वो होता है कूड़े का जलना। अब आप कूड़े में, हमारे दिल्ली में बहुत सारे कूड़े के पहाड़ है ना, बहुत सारे लोग रोड साइड कूड़ा जला देते हैं ठंडी में आग तापने के लिए। तो ये जो कूड़ा जलना है ना, इसका ऐसा नहीं है कि खाली CO2 निकल रहा है ना, वो बहुत ही टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं, क्योंकि जब प्लास्टिक जलेगा लो टेम्परेचर पे तो बहुत टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा। जब थर्माकोल जलेगा लो टेम्परेचर पे तो बहुत टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा। सबसे खतरनाक इसमें होता है PVC। अच्छा, PVC यानी जिसकी कि हमारी तारों पे कोटिंग या प्लास्टिक की पाइप्स बनती है। तो एक रिसर्च है जिसमें कि ये बताया गया था कि एक बहुत ही डेंजरस केमिकल है जिसका नाम है डायोक्सिन। डायोक्सिन ऐसा केमिकल है जो US ने वियतनाम पे यूज किया था केमिकल वॉरफेयर में, अटैक के टाइम पे। तो वो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में, ppm की कॉन्सेंट्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन की कॉन्सेंट्रेशन में उसको गिरा देते थे, एंड 2 जनरेशन बाद तक जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें आज तक डिफेक्ट्स हैं। ये वियतनाम वॉर में हुआ था। पर डायोक्सिन और कहाँ बनता है? डायोक्सिन बनता है जब PVC को लो टेम्परेचर पे जलाया जाता है। यानी कि जो भी हमने तारे डिस्कार्ड करी, जो भी हमने प्लास्टिक ट्यूबिंग्स डिस्कार्ड करी, ये गई आपकी लैंडफिल में। लैंडफिल में अगर आग लगी तो ये लो टेम्परेचर बर्निंग है। तो हर वो कूड़े के पहाड़ से आप जा रहे हो, वहां से धुआं निकल रहा है, आपको लग रहा है ये सिंपल धुआं है, सिंपल नहीं, वो डायोक्सिन वाला धुआं है जो कि इतना डेंजरस है कि आज तक जो वहाँ पे सेकेंड जनरेशन पैदा होती है उसके लंग्स में डिफेक्ट्स होते हैं, उसको डिफरेंट बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं। तो एवरी टाइम वी आर इनहेलिंग दिस पोल्यूशन, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी, वी आर पुटिंग आवरसेल्व्स ऑन अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेशनल डिफेक्ट्स। आपका DNA मॉडिफाई कर देगा, वो इतना खतरनाक केमिकल होता है। बाप रे। तो यही है कि रोड साइड बर्निंग, हमें लगता है प्लास्टिक है, प्लास्टिक ही तो जल रहा है, प्लास्टिक को अगर आप जलाओगे जल्दी आग पकड़ लेगा वो, है ना, जिसकी वजह से आप जल्दी आग सेक पाओगे। वो बहुत डेंजरस है। आप जिस आग को सेक रहे हो उसके साथ आप केमिकल भी सेक रहे हो अपने लंग्स के अंदर, जो कि बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। पर अगेन दिल्ली में बहुत छोटे छोटे लोकेशंस पे ऐसे बहुत सारा कूड़ा जलता है, एंड वो पूरा का पूरा, अब आप समझो कि ये सारे केमिकल्स रिलीज हुए और वो दिल्ली में फंसे हुए हैं, है ना। स्टबल बर्निंग आई, वो दिल्ली में फंस गई। आपके व्हीकुलर एमिशंस, व्हीकल्स इतने ज्यादा दिल्ली में, वो दिल्ली में फंस गई। रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट, सबका एकदम फिर जो मैं आपको कह रहा था डेडली कॉकटेल। अच्छा, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रस ऑक्साइड, डाइऑक्सिन, सब है यहाँ पे। सो ये तो नॉर्मली भी होता ही है ना, पर आप मुझे बताओ ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय मतलब ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा क्या रीज़न होता है? क्योंकि हमें तो यही लगता है कि मतलब पंजाब हरियाणा में पराली जलती है और वहाँ से सारा दिल्ली में आके स्टक हो जाता है। तो ये एग्जैक्टली इन्हीं मतलब इसी मंथ में क्यों होता है? क्योंकि बाकी टाइम पे तो क्या है ना, टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हवा ऊपर को निकल जाती है, लाइट होती है, हवा ऊपर निकल जाती है, यहाँ पे फंस गई। आप पॉल्यूशन तो सारा टाइम क्रिएट कर रहे हो। हाँ। बाकी टाइम पे इनपुट है और आउटपुट है। ओके। यहाँ पे आउटपुट बंद हो गया, इनपुट चले जा रहा है फुल पावर, तो कॉन्सेंट्रेशन आपका बहुत ज्यादा इंटेंस पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी महीनों में हम एज अ सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रहे, हम उतना ही डैमेज कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में एनवायरनमेंट बोलता है देखो तुम कितना डैमेज कर रहे हो, खुद सूंघो इसको। सो इट्स अ नेचर्स वे ऑफ इन्वर्टिंग, कि आपका पॉल्यूशन है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यहीं रहेगा। तो क्या पराली का जलना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी। तो अब मैं आपको जैसे बताऊं कि अब पराली का जलना क्या है ना, कि ये ओवर टाइम इवॉल्व हुआ है। ठीक है, आप और मैं जैसे हम लोग काफी टाइम से दिल्ली में हैं, आज से 15-20 साल पहले इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जब हम बहुत छोटे थे, है ना। ये पिछले 10-15 साल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना। राइट। तो इसका जो रीजन है ना वो मल्टीफोल्ड है। तो हुआ क्या कि बेसिकली क्योंकि चावल पे MSP मिलता है। भाई ये MSP क्या बोला आपने? सो MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये गवर्नमेंट एक गारंटी देती है कि अगर आप किसान हो, ठीक है, आपने अगर एक क्रॉप उगाई तो गवर्नमेंट गारंटीड इस प्राइस पे खरीदेगी। अच्छा, ओके। मंडी का रेट इससे नीचे नहीं जा सकता। ओके। वो आपने फिक्स कर दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसानों के लिए, क्योंकि कई बार सब्जियों में क्या होता है ना, रेट नेगेटिव हो जाता है। रेट नेगेटिव का क्या मतलब है, आप अपने आपने सब्जियां उगाई, सारी मेहनत करी, 6 महीने 4 महीने जो भी आपने मेहनत करी, आप सब्जी लेके मंडी में गए, मंडी में वो जो रेट आपको ऑफर कर रहा है वो कर रहा है 1 रुपए पर क्विंटल, 2 रुपए पर क्विंटल, यानी आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं निकल रही, यानी फार्म से मंडी ले जाना महंगा है। आपकी जेब से पैसा खर्च हो रहा है। हाँ। तो इसमें फार्मर्स काफी प्रोटेस्ट करते हैं, सड़क पे खाना डंप कर देते हैं, अपने खेतों से लेके नहीं जाते। तो फार्मर्स को क्या लगता है, फार्मर्स को एक सेफ्टी लगता है कि जिस भी क्रॉप में MSP मिल रहा है ये उगा लेते हैं, कम से कम बिक तो जाएगा। जैसे राइस। अच्छा। अब गवर्नमेंट को राइस पे सब्सिडी देनी, MSP देना क्यों पड़ा? हाँ। है ना, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ। कि राइस पे ही क्यों, गेहूं पे ही क्यों, बाकी वेजिटेबल्स पे क्यों नहीं? तो इसको बोला जाता है स्टेपल क्रॉप, यानी कि अगर आपके देश में भगवान ना करे भुखमरी आ जाए
तो हाउ विल यू इंश्योर कि सबका पेट भरा रहे? अच्छा, तो उसको बोला जाता है स्टेबल क्रॉप, कि भाई आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हाँ। लोगों को इनफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे, हाँ। ठीक है, मे बी बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं होगा बट यू वुड बी स्टेबल एज अ पॉपुलेशन, यू वुड बी स्टेबल, मतलब भुखमरी नहीं आएगी। भूखमरी कभी नहीं आएगी। अच्छा। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट को गेहूं और चावल पे एमएसपी देना पड़ता है। ठीक है। अब चावल हम लोग एकदम बॉर्डर पे प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं 108 मिलियन टन, हम्म। हमारी खपत है 98 मिलियन टन, अच्छा, यानी 10% ही एक्स्ट्रा है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट, अच्छा हम एक्सपोर्ट उतना, उसके बाद बासमती एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी हम खा लेते हैं। यस। बट बॉटम लाइन है, आप टोटल क्वांटिटी सब मिला के देखोगे तो हमारे हाँ। पास 10% ही एक्स्ट्रा है। अच्छा। तो अगर आपने एमएसपी उड़ाया, हाँ। ठीक है, तो क्या होगा, अगर आपकी प्रोडक्शन 10% से नीचे चली गई, यू विल बिकम अ नेट इंपोर्टर ऑफ राइस। अब भगवान ना करे आपके आसपास वॉर सिचुएशन हो गई एंड बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा, तो क्या होगा, देश में भूखमरी आ सकती आ है। जाइए। हाँ। सो आपको ये इंश्योर करना है कि भाई ये सिचुएशन तो कभी नहीं आनी चाहिए, तो आप हर साल एमएसपी दोगे। हाँ। एवरी ईयर वी प्रॉमिस अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हम्म। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हुआ एमएसपी का कॉन्सेप्ट कि यार फेमाइन नहीं आना सो चाहिए। बेसिकली फार्मर्स जितने ज्यादा राइस का क्रॉप करेंगे, हाँ, उतना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मोर देन 10% वी कैन नॉट गो डाउन, नहीं तो हम इंपोर्टर बन जाएंगे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट जो है एमएसपी देती है, MSP हटा नहीं फार्मर्स सकते। कभी मतलब राइस को राइस को छोड़े ना। हाँ, समझ गया। तो अब आप, तो ये हुआ नोशन कि हमने एमएसपी स्टार्ट क्यों किया ठीक है। एंड क्यों हम एमएसपी हटा नहीं सकते। हम्म। अब आते हैं इसका इफेक्ट क्या हुआ। इसका इफेक्ट ये हुआ, फार्मर्स को मिली सेफ्टी कि यार एमएसपी वाला ही क्रॉप उगाते हैं। जब उनको मिली सेफ्टी, उन्होंने 2 क्रॉप लेना शुरू कर दिया राइस का, जो कि लेना चाहिए एक ही क्रॉप, क्योंकि राइस को बहुत पानी चाहिए। अच्छा। तो जब मानसून है तभी आपको एक ही क्रॉप लेना चाहिए। आपने लेना शुरू करा 2 क्रॉप, तो आपने क्या किया, जमीन से पानी निकालना शुरू करा, आपका वाटर टेबल डिप्लीट हो गया। आपका जब वाटर टेबल डिप्लीट हुआ तो गवर्नमेंट ने 2010 में बोला कि भाई आप एक ही क्रॉप ले सकते हो, मानसून आने से 2 हफ्ता पहले लगाओ, ताकि उसका मेजर पानी जो है वो मानसून से आए, है ना, वाटर टेबल ना। तो यहां तक सारी चीजें सही चल रही थी। आप समझिए इंटेंशन 2010 तक। हाँ, इंटेंशन सही था ना इस डिसीजन का कि यार वाटर टेबल डिप्लीट हो जाएगा तो सभी खत्म। सही बात है। राइट। तो वो तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते, तो आप एक ही क्रॉप लो, एंड एक क्रॉप में सारी मैच करके आया कि हाँ ठीक है, वी वुड बी स्टेबल एज अ सोसाइटी, वी डोंट नीड 2 क्रॉप्स। ओके। अब जब इन्होंने बोला आप एक ही क्रॉप ले सकते हो, मानसून से 2 हफ्ता पहले आप लगाओगे, तो क्या हुआ, इसका सोइंग आपने पुश कर दिया पीछे, तो हार्वेस्ट भी पीछे शिफ्ट हो गया। हो गया। तो हार्वेस्ट अब होता है आपका अक्टूबर के आसपास, राइट। और अक्टूबर एंड में आपको गेहूं भी सो कर देना है, नहीं तो वो आपका अप्रैल में मैच्योर नहीं होगा। तो वीट जो है उसको उगने के लिए ठंड चाहिए, मैच्योर होने के लिए धूप चाहिए। अच्छा। इसलिए 13 अप्रैल, जो कि हमारे सारे अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट त्योहार होते हैं, विच इज द हार्वेस्ट ऑफ वीट। हाँ। ठीक है, तो हमारा बैसाखी होता है, पोंगल होता है, सारे डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, यानी पूरे इंडिया में उस टाइम पे हार्वेस्ट होता है। अच्छा। ठीक है, तो अगर आपने गेहूं लेट बोया तो वो उस टाइम तक रेडी नहीं होगा, हार्वेस्ट नहीं हो पाएगा, आपका यील्ड गिर जाएगा। तो आपको गेहूं यहाँ बोना है और आप हार्वेस्ट चावल का यहाँ कर रहे हैं, ये बीच का गैप हो गया बहुत कम। पर ये 2 क्रॉप नहीं हो गई? 2 क्रॉप है। अच्छा। और 2 तो आपको लेनी है ना। अच्छा, 2 हम ले सकते हैं, 2 से ऊपर नहीं ले सकते? नहीं, देखो, चावल की 2 मत लो, चावल की 1 लो और एक गेहूं को 1 लो। अच्छा, ओके। दिस इज हाउ यू शुड यूज योर लैंड। ओके। ठीक है, आप चावल की 2 ले लो तो पानी डिप्लीट होने लगेगा। ओके, समझ गया, मतलब 2 डिफरेंट ले सकते 2 डिफरेंट लेनी है। ओके, ओके, खरीफ राबी जो हम पढ़ते थे बचपन में। समझ गया। कमिंग बैक टू दिस, तो अब आपका यहाँ पे हार्वेस्ट है राइस का, यहाँ पे आपका सोएंगे वीट का, इसके बीच में टाइम हो गया बहुत कम। ठीक है। इस टाइम पे लेबर अवेलेबल नहीं है। अब जो लिमिटेड लेबर अवेलेबल है, उससे आप गेहूं बुआओगे कि चावल कटवाओगे? सही बात है ना। तो आपने कहा चलो चावल कटवाने के लिए तो कंबाइन मशीन है, मैं उड़ा देता हूँ, एक बार में क्लियर हो जाएगा। लेबर में यूज करता हूँ वीट डालने के लिए। ठीक है। ठीक है। हाँ। अब जब आपने कंबाइन से काटा तो पराली तो पीछे रह गई, वो तो सीधा चावल उड़ा लेगा। अब इसका क्या करोगे, ये वेस्ट है एकदम। हाँ। और आपको फील्ड भी क्लियर चाहिए फटाफट 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि हमको क्योंकि हमें गेहूं लगाना है। हाँ। अब 1 हफ्ते में कैसे इसको क्लियर करोगे, कोई तरीका ही नहीं है, लेबर अवेलेबल नहीं है, काटोगे कैसे? अच्छा, इसलिए उसे जला देते तो हैं। उसको जलाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं बच रहा आपके पास। तो भाई ये पूसा डिकम्पोजर भी तो लॉन्च हुआ था हाँ। 2-3 साल पहले, तो मतलब वो क्यों नहीं यूज करते हैं? भाई देखो ऐसा और है, फार्मर्स को शायद फ्री में भी दिया जा रहा था। फ्री में दिया था, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करा था, फ्री में स्प्रे करा था। अच्छा। मतलब आपका अगर फार्म का फील्ड है, आपको ये नहीं है कि सिर्फ डिकम्पोजर मिलेगा, हाँ। गवर्नमेंट से लोग आएंगे आपके फार्म पे स्प्रे करके जाएंगे, एंड टू एंड कॉस्ट आपकी 0। तो पूसा डिकम्पोजर एक बार बता दो ऑडियंस के लिए। सो पूसा डिकम्पोजर क्या है कि पूसा जो हमारा नोडल एजेंसी है जहाँ पे कि पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड रिसर्च होता है, यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक डिकम्पोजर डेवलप किया। उन्होंने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक मिक्सचर बनाया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि इसको आप स्प्रे कर दोगे तो फटाफट से पराली को डिकम्पोज कर देंगे, तो आपकी जो खेत है उसको जलाना नहीं पड़ेगा और जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आता है नेचर की होती है एक स्पीड। हाँ। नेचर की स्पीड को आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो।
आप नेचर की स्पीड को 10 गुना नहीं बढ़ा सकते, राइट? तो आप नेचर को एक लिमिट से ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो इनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालेंगे तो जो टिपिकली टाइम 3 महीने लगता था वो 2 महीने हो गया, पर आप फिर भी 1 हफ्ता नहीं कर सकते उसको। और जलाने से वो इमीडिएट है? जलाने से वो इमीडिएट है, जलाने से 3 दिन एक्चुअली। पहला दिन आपको वेट करना है कि मॉइस्चर उड़ जाए, क्योंकि जब आप चावल के पूरे बॉडी के अंदर बहुत मॉइस्चर है, एक बार मॉइस्चर उड़ जाएगा फिर आप आग लगाओगे। एंड थर्ड डे आप वेट करोगे कि उसके अंगारे ठंडे हो जाएं, फिर आप उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दोगे एंड देन फिर आप उसमें गेहूं लगा सकते हो। पूसा डिकम्पोजर में उन्होंने क्लेम तो करा कि 15 दिन में हो जाएगा, पर वो टाइम उसको 2 महीने ही लग रहा है, तो 2 महीना तो है ही नहीं किसान के पास। अच्छा। तो जिन लोगों ने पूसा डिकम्पोजर डलवाया उन्होंने भी 2-3 हफ्ता वेट करके फिर जलाया। एंड पूसा डिकम्पोजर में रीटेक नहीं आया, मतलब जिस किसान ने पहली बार पूसा डिकम्पोजर यूज कर लिया उसने दोबारा पूसा डिकम्पोजर यूज नहीं करा। अच्छा। तो इसकी वजह से ये चीज़ इतना स्केल नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रैक्टिकली किसान की वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा कि भाई मुझे 1 हफ्ते के अंदर अपना खेत खाली चाहिए। मैंने ये भी सुना है कि जैसे पराली को जलाने से शायद वो खाद में बन जाता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है कि नेक्स्ट जो भी क्रॉप करेंगे उसमें भी बहुत बेनिफिट होता है। ऐसा भी कुछ है या ये सिर्फ एक मिथ है? ये हम शहरी लोगों का नॉलेज है। अच्छा, कि ऐश में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐश में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके। ठीक है, ऐश में बहुत ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, सो आपका उसमें पोटैश होता है, ठीक है, बट बाकी चीज़ें नहीं होती। पर जलाने से एक प्रॉब्लम होती है, जलाने से प्रॉब्लम होती है कि ऊपर की आपकी 3 इंच की जो मिट्टी है वो बेक हो जाती है, जिसको किसान अपनी भाषा में बोलते हैं ऊपर की 3 इंच की मिट्टी तो ईंटा बन गई। अच्छा। तो उसका पूरा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया। ओके। उसका पूरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी थे वो जीरो हो गए। हाँ। तो अब जब ऊपर की 3 इंच की मिट्टी ईंट बन गई, ईंट में तो फसल उगेगी नहीं, तो आपका तो लॉस है ना। अब देखो हमें लगता है कि यार फार्मर जो है वो पराली जला रहे हैं और उनको समझ नहीं है, उनको आपके और मेरे से बहुत ज्यादा समझ है ना। हाँ। तो जब हम गए, है ना, हम लोग गए फील्ड पे गए, फार्मर लोगों से बात करी, सरपंच से बात करी, तो हमने कहा कि मतलब आप क्यों पराली जलाते हो, पोल्यूशन दिल्ली में आता है, नहीं आप क्यों पराली जलाते हो, पोल्यूशन बहुत होता है। तो उसने पहली चीज़ पूछी, आप दिल्ली से आए हो? मैं कहा हाँ। मैं कहा क्यों? कहते यार ये शहर के जो लोग होते हैं ना कमरे में बैठ के बात करते हैं वही ऐसी बात करते हैं। अच्छा। मैं कहा अच्छा ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसने एक लाइन बोली जो मुझे हमेशा याद रहती है। उसने बोला कि यार एक बात बताओ, पॉल्यूशन कोई गाइडेड मिसाइल है जो सीधा दिल्ली जाएगा? मेरा घर 5 किलोमीटर है, दिल्ली 250 किलोमीटर है, पहले कहाँ जाएगा? सही बात है। तो उसको पोल्यूशन पहले फील होता है ना। प्रॉब्लम क्या है? 1 हफ्ते का गैप, आप ये समझ के चलो, ठीक है। उसके पास पोल्यूशन पहले पहुंच रहा है, उसका फैमिली पहले सफर कर रहा है ना। उसके पास ये 1 हफ्ते का अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो शायद नहीं चलता। ओके। है ना। उसके पास लेबर अवेलेबिलिटी होता तो शायद इतना नहीं चलता। बट भाई मेरे को लगता है पराली जो है वो तो डिकम्पोज हो सकती है ना, तो क्योंकि पराली तो नेचुरल है, बिल्कुल डिकम्पोज natural हो है। सकती है, तो फिर जलाने की जरूरत पड़ती क्या है? कहाँ डिकम्पोज करोगे? खेत तो खाली करना है ना गेहूं लगाने के लिए। हाँ, किधर मतलब तुरंत decompose? डिकम्पोज नहीं होगी, ये रीजन? तुरंत नहीं होगी, उसको लगेंगे सही 3-4 महीने 5 महीने लगेंगे। बट अगर गवर्नमेंट वो लेके मतलब एक डिकम्पोज का एक पूरा फैक्ट्री बना दे तो शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है? थियोरेटिकली यस, पर प्रैक्टिकली ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका। आप कंपोस्ट करने के लिए आप ये समझो आप पूरे देश से मतलब पूरे 2 शहरों से पराली इकट्ठा करके एक सेंट्रल लोकेशन पे ला रहे हो, वहाँ पे डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहे हो, फिर डिकम्पोज करके भी करोगे क्या उसका? क्योंकि हल्का भी होता है, आई थिंक बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का correct, होता है, तो absolutely। तो फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम भी है कि बहुत उसको problem भी है। ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? ट्रांसपोर्ट कैसे Okay, करेंगे? और ट्रांसपोर्ट करके हमने डिकम्पोज कर दिया तो फिर बचा क्या उसका? मतलब सही बात है। इट्स अ टोटल इंटरवेंशन टू प्रोक्योर, पर उसका कोई यूज नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें, हाँ तो मैं आपको किसान की बात बता रहा था कि गाइडेड मिसाइल थोड़ी है। तो उसको बहुत अच्छे से पता है कि पॉल्यूशन उस तक पहले आएगा, उसको बहुत अच्छे से पता है ऊपर 3 इंच की मिट्टी जो है वो ईंटा बन जाएगी, उसको बहुत अच्छे से पता है अगर उसने जलाया तो अगली बार उसको ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा। अच्छा। है ना। अगर आपको याद हो बचपन में पढ़ते थे हम एक झुमिंग एग्रीकल्चर, कि वो लोग क्या करते थे कि ऐसे खेती करते हैं, खेती का दाग लगा देते हैं, तो जमीन की जो आउटपुट है, जो उर्वरकता है वो डिप्लीट हो जाती है। Okay. आप 4-5 साल ये करो, 6ठे साल से जमीन कुछ आपको आउटपुट देना ही बंद कर देगी, तो फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे लैंड स्पॉट पे। सो दिस वाज अ वेरी डिवास्टेटिंग फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, माइग्रेटरी एग्रीकल्चर। तो अब इन्होंने तो जलाया, ये थोड़ी ना छोड़ के जा सकते, किसान तो उस जमीन को ओन कर रहा है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए अगले साल वो और फर्टिलाइजर डालेगा, तो उसकी तो कॉस्ट बढ़ रही है, उसको पता है यार जलाने से मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। फिर वो बोलता है यार मित्र कीड़े मर जाते हैं, विच इज बेसिकली फ्रेंडली पेस्ट, विच इज अर्थवर्म्स। ओके। सो दे नो वेरी वेल कि यार अर्थवर्म्स इंपॉर्टेंट है, वो भी मर जाएंगे अगर आप जलाओगे। तो उनको देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं है, जो हमने शायद एसएसटी के बुक्स में पढ़े थे 4th-5th क्लास में, उसके बाद हम भूल चुके हैं, पर वो डेली उसको डील करते हैं।
सो अगर उनके पास वो एक हफ्ते में पराली क्लियर करने का ऑप्शन आ जाए, दे डोंट वांट टू बर्न इट। एंड ये फंडामेंटल ट्रूथ है जो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो भाई अभी एक बात बताओ कि अब जैसे एयर पोल्यूशन दिल्ली में इतना ज़्यादा हो गया है, एयर पोल्यूशन पे वापस आते हैं तो इतना ज़्यादा हो गया है, तो मुझे बताओ कि अभी बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो गला भी बैठा हुआ है, मतलब हालत इतनी ख़राब हो रखी है कि बाहर निकलना ही इम्पॉसिबल है। घर में सिर्फ एयर प्योरीफायर्स चल रहे हैं, बट कोई वो भी आप दो। वो भी दो क्या, हर कमरे हर में, कमरे में जगह दो। पे। समझ नहीं आ रहा है उसके, हाँ। मतलब मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें 3 या 4 दिन में वापस फिल्टर पूरा निकाल रहे हैं तो पूरा तो फिल्टर चोक खराब हो जा रहा है, चोक हो जा रहा है। चोक। तो भाई क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो पूरे इस इंडस्ट्री में हो, तो आप बताओ ना हमें, प्लीज गाइड करो थोड़ा सा। देखो, जो हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस कर रहे हैं कि हम प्रॉब्लम को सोर्स पे सॉल्व करें, जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम पराली बर्निंग की जगह पे उस मटेरियल से कुछ बनाना चाह रहे हैं, या कोई भी गवर्नमेंट या कुछ भी इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, जो सोर्स पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो आज नहीं होगी, उसको लगेगा 3-4 साल, Exactly. 5 साल लगेगा। पर 3-4-5 साल में हम ऐसे तो नहीं रह सकते। तो अभी इमीडिएट में तो ये है कि यार जो चीज़ें अवेलेबल है हमें उसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मास्क पहनना पड़ेगा N95 का, हमें एयर प्योरीफायर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो। आप प्रोटेक्टेड रहोगे तो ही आप एक्शन ले पाओगे, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, है ना। मैं कहूँ कि मैं आज प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ऐसा जादू की छड़ी तो नहीं एग्जिस्ट कर रही, है ना। इट विल टेक टाइम फॉर अस और एवरीबडी टू स्केल। जब स्केल होगा तो ही प्रॉब्लम एट स्केल सॉल्व होएगा, राइट। तो अभी तो एयर प्योरीफायर, एयर ये मास्क, ये सब एकदम मैंडेटरी है। एंड अगर आप इसको लाइटली ले रहे हो कि यार मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं अडेप्ट हो गया हूँ, अडेप्ट कुछ नहीं है। तो मतलब इस ये पोल्यूशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, एक बार बताओ कितना खतरनाक है अरे हमारी बॉडी के बहुत लिए? ज्यादा। तो अनुज भाई, मैं आपको जैसे अभी आप एयर फिल्टर का एग्जांपल ले हाँ, रहे थे हाँ, कि एयर फिल्टर चोक हो जाता है, हाँ, उतना ही डस्ट आपके लंग्स में कि आपका लंग्स भी तो चोक हो रहा है। ट्रू। आप ये इमेजिन करो कि क्या? एसी का जो प्री फिल्टर होता है, या जिसके पास एयर प्योरीफायर है उसका जो प्री फिल्टर है, जब वो चोक हो गया, आप निकालते हो, उसको धोते हो, पूरा फर्श काला हो जाता है। सही बात इट्स नॉट डस्ट, डस्ट होता तो ब्राउन होता, इट्स ब्लैक। या तो इट्स ब्लैक, तो वो इतना, इसी को पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। पॉल्यूटेंट। हाँ, इसी को पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, यानी कि वो छोटे कण हाँ, जो कि सांस के साथ अंदर जाएंगे और लंग्स पे जाके चिपक जाएंगे। ओके। तो अब आपका लंग क्या है? आपका लंग एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर खून है, बाहर हवा है, तो ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए। उसके छोटे छोटे छेद है, बहुत छोटे छोटे पोर्स है, उसके ऊपर जाके पार्टिकुलेट मैटर बैठ गया। हाँ, अब यहाँ पे अंदर खून है पर हवा यहाँ से अंदर नहीं जा रही, तो आपको ऑक्सीजन मिली ही नहीं, आपने सांस तो ली, ऑक्सीजन गई ही नहीं अंदर। तो इसीलिए इसको यूजुअली एयर पोल्यूशन को इक्वेट किया जाता है स्मोकिंग के साथ, क्योंकि स्मोकिंग में भी यही हो रहा है। आप धुआं अंदर लेते हो, वो जाके आपके लंग्स में जाके चिपक जाता है, बैठ जाता है, आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है। वही चीज दिल्ली की हवा कर रही है। तो आप स्मोक कर रहे हो नहीं कर रहे, डजंट मैटर, आपका लंग्स जो है वो अंदर से चोक होते जा रहे हैं, है ना। और जो लोग बोलते हैं यार मैं तो बचपन से ही रहता हूँ, मैं अडेप्ट हो गया, अडेप्ट नहीं हो गए हो, बॉडी ने सिम्टम देना बंद कर दिया है। अच्छा। डैमेज हो रहा है। हाँ, जैसे एग्जांपल दूं कि जैसे जो लोग आप दोस्त होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में, जब सिगरेट पीना शुरू करते हैं तो खांसी आती है, बाद में आनी बंद हो जाती है। हाँ, आप सिगरेट के लिए अडेप्ट थोड़ी हो रहे हो, सही बात है। बॉडी ने सिम्टम देना बंद कर दिया कि भाई नहीं सुन रहा है ना। सिमिलरली बॉडी ने आपको सिम्टम देना बंद कर दिया है, पर आपके लंग्स चोक हो रहे हैं। क्योंकि बाद में वो सिगरेट वाले सिम्टम जो है वो बाद में एकदम बाद से में आएंगे ही आएंगे, reflect करते आपकी लंग्स कैपेसिटी रिड्यूस होगी ही होगी, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि वो उसको कॉम्पनसेट करना चाहेगा कि ऑक्सीजन कैसे जैसे जैसे लिए जाए। आपके ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, ब्रेन फॉग चीज़ें बढ़ रही है। एक और इफेक्ट है जो मैंने पर्सनली फील किया है, विच इज़ कि अगेन रिसर्च भी है, विच वॉज कि एयर पॉल्यूशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू डिप्रेशन। अच्छा, सो ये मेरा मैंने एक भी सुना है। हाँ, बुरा टाइम था 2019-20 के टाइम पे, जब मैं डिप्रेशन में था, तो मेरे को काफ़ी टाइम डिप्रेसिंग फील होता था। एंड देन लकीली आई गॉट अ चांस टू ट्रैवल ओवरसीज। तो अक्टूबर नवंबर में मैं ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए बाहर था। एंड आई फेल्ट ओके कि यार सब सही चल रहा है, ठीक है। एंड आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट कि यार मोस्ट प्रोबेबली मैं बाहर निकल चुका हूँ इस फेज से, एंड आई हैव रिकवर्ड। द मोमेंट आई लैंड बैक इन दिल्ली, और दिल्ली एयरपोर्ट से घर तक के रास्ते में, आई अगेन स्टार्टेड फीलिंग डिप्रेस्ड। एंड आई वाज लाइक यार कुछ तो गड़बड़ है, अभी सुबह तक तो ठीक था, अभी वापस से खराब फील हो रहा है, वापस से बिना बात के दुख फील हो रहा है। फिर मैंने गूगल करा, मैं कहा यार कुछ तो गड़बड़ है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि इट इज कनेक्टेड टू डिप्रेशन एज वेल। साइंटिफिकली बात करो, वेरी लॉजिकल, आपके ब्लड में अगर इनफ ऑक्सीजन नहीं आ रहा तो आपके ब्रेन में इनफ ऑक्सीजन नहीं जाएगा। ब्रेन आपका सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, ब्रेन में इनफ ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ब्रेन क्या करेगा, अपनी एक्टिविटी कम करेगा। एक्टिविटी कम करेगा तो क्या होगा, या तो डिप्रेसिंग थॉट्स आएंगे, या
इंटेलिजेंस कम होगा, ब्रेन फॉग होगा, यही सारी चीजें तो होंगी। भाई तो बहुत सीरियस है लेकिन। बहुत सीरियस है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि वी आर अडेप्टेड टू दिल्ली पोल्यूशन, नोबडी इज अडेप्टेड टू दिल्ली पोल्यूशन, वी हैव जस्ट स्टार्टेड इग्नोरिंग द सिम्टम्स। कोई डिप्रेस फील हो रहा है, वी हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग कि यार डिप्रेस ठीक है, इसकी बेवकूफ है। अरे नहीं बेवकूफ है भाई, उसको निकाल के सही हवा में रखो तो सही। पराली के बारे में हमने इतनी बात करी, मुझे बताओ कि आप पराली के लिए, मतलब पराली को कम करने के लिए व्हाट आर यू डूइंग? सो भाई देखो, हमारी एक कंपनी है धराक्षा इको सॉल्यूशंस, जिसका कि मतलब हुआ धरती की रक्षा। सो धरा प्लस रक्षा से वर्ड हमने जोड़ के बनाया धराक्षा। रक्षा, नाइस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग नए मटेरियल्स बनाते हैं जो कि एक तो स्टबल वेस्ट से बने, बी एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो पेट्रोलियम ड्रिवन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर पाए। पेट्रोलियम ड्रिवन ड्रिवन प्रोडक्ट्स, मतलब? इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे जितने भी आसपास के प्लास्टिक्स हैं, हमारे जितने भी आसपास के अनसस्टेनेबल मटेरियल्स हैं, सब कहीं ना कहीं पेट्रोलियम से बनते हैं। तो जब हम पेट्रोलियम लेते हैं यानी कच्चा तेल लेते हैं, उसका जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो एक तो उसमें से निकल गया पेट्रोल, निकल गया डीजल, निकल गया एविएशन फ्यूल, निकल गया। उसके बाद जो उसमें चीज़ें बचती हैं वो होती हैं जिनसे हम प्लास्टिक्स बनाते हैं, वो बेसिकली वही कंपाउंड्स हैं। तो प्लास्टिक का प्रॉब्लम यही है कि वो पेट्रोलियम से आ रहा है। अच्छा, ठीक है, और वो केमिकल प्रोसेस से बना है जिसकी वजह से बायोडिग्रेड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पता ही नहीं है ये क्या केमिकल है, तो उसको डिग्रेड कैसे करना है। सही बात है। ठीक है, क्योंकि हमने बनाया, नेचर ने तो बनाया अच्छा, नहीं नहीं बनाया। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम से कनेक्टेड है, पेट्रोलियम से ड्रिवन है, यानी पेट्रोलियम रॉ मटेरियल था जिससे ये अल्टीमेटली बना। ठीक है, कहीं ना कहीं करके। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो फ्यूचर दिखे, फ्यूचर की इकोनॉमी दिखे, उसमें पेट्रोलियम का यूज ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए पेट्रोल डीजल के लिए तो ईवीज आ रही हैं, हाँ, पर बाकी केमिकल्स का क्या, उसकी ऑल्टरनेटिव कौन बनाएगा, उसकी ऑल्टरनेटिव पे कौन काम करेगा? तो प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव। प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव, प्लास्टिक एंड उसकी जो पूरी कैटेगरी हुई, यानी कि अनसस्टेनेबल मटेरियल्स या नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, जो कि हमारे लिए आज की डेट में एसेंशियल है क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। पर क्या हम इतना स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं कि हमें ये पेट्रोलियम वाले मटेरियल की जरूरत ही ना पड़े, है ना? तो अनुज, मैं आपको वापस से समराइज करने की कोशिश करता हूँ कि देखो मटेरियल्स हैं, हम सब मटेरियल से घिरे हुए हैं। आपने कपड़े पहने हैं, उसमें कुछ पॉलिएस्टर है, कुछ कॉटन है, इसका कुछ मटेरियल है, ये वुड है, सब कुछ है। ठीक है, ये मेटल है, सारे मटेरियल्स हैं। बहुत सारे अनसस्टेनेबल मटेरियल्स हैं, जैसे ये कोटिंग पीवीसी जो मैंने भी आपको बात करी कि जो कि बहुत ही अनसस्टेनेबल है। ऐसे करके बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि अनसस्टेनेबल है, जो कि हमारे मैनमेड मटेरियल्स हैं। राइट। क्या इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं नेचुरल मटेरियल से कि परफॉर्मेंस बेटर हो जाए, कम ना हो? अच्छा, ये थॉट प्रोसेस के साथ हमने धराक्षा स्टार्ट करी कि नेचुरल मटेरियल ही रहे, धीरे धीरे करके एक एक करके सारे मैनमेड मटेरियल को हम रिप्लेस कर पाए। ओके। तो ये हमारा थॉट प्रोसेस रहा। तो अगर नेचुरल मटेरियल चाहिए तो क्या रॉ मटेरियल यूज करेंगे? जिसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, पराली की, है ना? तो पराली यूज करके ऐसे नेचुरल रॉ मटेरियल बनाए जाएं जो कि एग्जिस्टिंग मैनमेड मटेरियल से बेटर है परफॉर्मेंस में, पर बायोडिग्रेडेबल है, पर सस्टेनेबल है। अच्छा, ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं छोटे शब्दों में, मैं छोटे लाइन में बोलूं तो आप पराली से थर्माकोल बनाते हो? हाँ, आज की डेट में हमारा जो पहला प्रोडक्ट है वो है पराली से थर्माकोल बनाने का। ठीक है। अब थर्माकोल क्या है? थर्माकोल आज की डेट में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, कई लोग समझते हैं कि ये तो डिकम्पोज हो जाता है। हाँ, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे ऊपर के लेवल के लोगों से मैं मिला, उनको लगता है यार थर्माकोल तो मैं ऐसे पेड़ की जड़ों में डाल दूंगा, वो खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होता वो। ठीक है, ये एक ऐसी कैटेगरी में आता है जो कि बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला है। ठीक है, तो थर्माकोल का जो टेक्निकल नेम हुआ वो हुआ पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, पॉलीस्टाइरीन जो है वो डिग्रेड नहीं होगा, वो प्लास्टिक से भी ज्यादा टाइम लगेगा छोटे पार्टिकल्स में फ्रैगमेंट होने में। ठीक है, ब्रेक डाउन होने में। तो अगर हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक को 500 साल लगेंगे, इसको 2000 साल लगेंगे। बाप रे। यानी प्लास्टिक से भी 4 गुना ज्यादा। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग बहुत कम है, थर्माकोल की रिसाइकलिंग 2% है इंडिया में, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट है। वर्ल्ड का एवरेज 1% है, इंडिया में 2% है। यानी 98% थर्माकोल जो बना आज तक वो या तो जल गया या आज भी है। देयर इज नो वे अराउंड। पर थर्माकोल की जरूरत क्या है? मुझे तो मतलब मैंने तो बचपन में क्राफ्ट में यूज किया था। हाँ, उसके बाद थर्माकोल मुझे मतलब मेरे को नहीं लगता मैंने यूज किया है। सो देखो, थर्माकोल के 2 मेजर यूजेस हैं। हाँ। पहला है पैकेजिंग इंडस्ट्री में। हाँ, पैकेजिंग इंडस्ट्री में जहाँ पे कि कुछ नहीं चाहिए, आपका जो टीवी आएगा, एयर कंडीशनर आएगा, वॉशिंग मशीन आएगा, इन सबको थर्माकोल की पैकेजिंग लगती है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में जो झटके लगेंगे उससे प्रोडक्ट टूट जाएगा। उस झटकों को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग थर्माकोल यूज करते हैं। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है थर्मल इंसुलेशन, यानी कि हीट को इधर से इधर नहीं जाने देगा।
तो जितने भी आपके आइस बॉक्सेस बनते हैं जो कि आपके कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में यूज होंगे, वैक्सीन डिलीवरी में यूज होंगे, डायग्नोस्टिक्स में यूज होंगे, वो सारे इसके बनते हैं। ये दो सबसे बड़े यूज केसेस हैं, बाकी छोटे छोटे और भी यूज केसेस हैं इसके। तो बेसिकली मैंने थर्माकोल यूज किया है, पर मुझे पता ही नहीं है कि मैंने यूज किया एग्जैक्टली है ना, क्योंकि और इसी पैकिंग में वजह आया से और मैंने दे दिया। इसी वजह से थर्माकोल इतना बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि एक हमारा फ्रेज चलता है इंग्लिश में, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो दिख नहीं रही वो दिमाग में चल नहीं रही, हाँ। है ना। तो आपका आया, आपने टीवी निकाला, लगाया, बाकी तो आपने सब डब्बे के साथ फेंक दिया ना। बिल्कुल सही बात। अब वो आपको लगता है कूड़े वाला जाने, कूड़े वाला क्या जाने, वो उठा के भिजवा देगा लैंडफिल में आपका फेंक देगा। लैंडफिल में, लैंडफिल में पड़ा रहेगा या जल जाएगा। हम्म, तो अगर उसमें लैंडफिल में, जैसे आप जानते हो कि मीथेन निकलती रहती है, विच इज Right. अ कंबस्टिबल गैस, तो कई बार उसमें अपने आप आग लग जाती है, ऑटो इग्नाइट हो जाता है। अब जब लैंडफिल ऑटो इग्नाइट हुआ और उसमें थर्माकोल पड़ा तो थर्माकोल भी जलेगा, है ना। फिर वो क्या रिलीज करेगा? स्टाइरिन गैस। स्टाइरिन गैस क्या है? कार्सिनोजन। डाइऑक्सिन, स्टाइरिन, ये सब निकलेगा, है ना। तो आपने खरीदा तो प्रोडक्ट, पर अननोइंगली क्या खरीदा? थर्माकोल। वो कहाँ गया? लैंडफिल। लैंडफिल। लैंडफिल में जब जला तो क्या बना? स्टाइरिन गैस। वो स्टाइरिन गैस किसके पास गई? आपके और मेरे पास, क्योंकि दिल्ली तो बन गया गैस चेंबर, हमारा पोल्यूशन बाहर तो जा नहीं रहा। तो अब लंग्स में क्या गया? पार्टिकुलर मैटर उसने छिला, उसके ऊपर गया स्टाइरिन गैस, क्या बन गया? डेडली कॉकटेल। तो घूम के बाद कहाँ आ गई? गले पे। गले पे और लंग्स पे यहीं से और start हमारी किया था हेल्थ हमने। पे। Yes. समझ रहे हैं? तो इसलिए एज अ कंज्यूमर, है ना, अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अवेयर चॉइसेस लें, हम सोच समझ के देख पढ़ के चीजें खरीदें। नॉट ओनली फूड बट आर मटेरियल्स। मैं टीवी अगर मेरे को मिल रहा है, एक है जिसमें कि पैकेजिंग थर्माकोल की, एक है जिसमें पैकेजिंग थर्माकोल की नहीं है, तो हम लोग को कॉन्शियस चॉइस लेना पड़ेगा कि यार ये प्रोडक्ट, तभी कंपनीज को मैसेज जाएगा, तभी चीजें चेंज होंगी। मतलब मैं जब भी कोई सामान लेता हूँ, है ना, मान लो मैंने टीवी ली, तो मैं उसकी स्पेसिफिकेशन देखूंगा, मैं देखूंगा कि उसके फीचर्स क्या हैं, मैं देखूंगा कि भाई कितना बड़ा टीवी है, कैसा चलता है, कितने, मतलब हर एक चीज़ को नोट करूंगा। बट मैं ये नोट नहीं करूंगा कि उसकी पैकेजिंग मटेरियल क्या आ रही है। लेट मी बी लॉजिकल अबाउट इट। मतलब मैं शायद ध्यान दूं, बट नॉर्मल लोग नहीं करेंगे, है ना। तो मुझे आप ये बताओ कि मतलब हम तो पैकेजिंग पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। हाउ आर यू चेंजिंग दैट? तो भाई देखो, दो चीजें हैं। एक तो है कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहा हूँ जो कि कंपनीज के लिए विन विन सिचुएशन दे, कि मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो पराली से बना है, कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल है, 45 डेज के अंदर कंपोस्ट बन जाएगा। सेकेंडली, ये थर्माकोल से बेटर है परफॉर्मेंस में, इसकी कुशनिंग थर्माकोल से बेटर है। कुशनिंग बेटर होने से क्या है कि जो भी प्रोडक्ट फ्रेजाइल थे, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में थर्माकोल होने के बाद भी कुछ टूट जाते थे, वो हम टूटने ही नहीं देते, तो हमारी ब्रेकेज और कम हो जाती है। Okay. तो बहुत ही फ्रेजाइल आइटम, जैसे बड़े बड़े मिरर्स, ग्लास जार्स, घी की पैकेजिंग, हनी की पैकेजिंग, ये सारी चीजें हम पैकेज कर रहे हैं आज की डेट में, जो कि ट्रांजिट में टूट जा रही थी, ठीक है, वो हम टूटने नहीं दे रहे। तो जैसे मैंने आपको बोला, कॉन्सेप्ट क्या है? आप नेचुरल मटेरियल बनाओ जो एग्जिस्टिंग मटेरियल से बेटर हो, परफॉर्मेंस में बेटर हो, बराबर नहीं, ऊपर। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि जो आप मटेरियल बना रहे हो, इसको बोलते क्या है? इसको हमने नाम दिया माइसीलियम पैकेजिंग। Mycelium. Why mycelium? सो माइसीलियम एक टेक्निकल वर्ड है जिसका कि मतलब होता है मशरूम की रूट्स। अब जो हम पराली को थर्माकोल के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो हम यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा। हमने एक लैब में मशरूम स्ट्रेन डेवलप किया है। ये आपका बटन मशरूम, strain, मशरूम स्ट्रेन मतलब मशरूम की एक वैरायटी, Okay. जो आपका बटन मशरूम नहीं है, एक डिफरेंट टाइप का मशरूम है। वो मशरूम को खास तौर पर ट्रेनिंग दिया गया है कि वो पराली को डाइजेस्ट करे। तो भाई ये मशरूम को ट्रेन आपने किया कैसे? तो भाई ये बहुत ही सालों की बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च होता है। अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो ओलंपिक एथलीट कैसे बनता है? सालों की ट्रेनिंग प्लस जेनेटिक्स, हाँ। है ना। हाँ। देखिए, इसमें जेनेटिक्स में कोई गारंटी नहीं होती, जेनेटिक्स में से प्रोबेबिलिटी होती है। यानी अगर उसेन बोल्ट, है ना, वर्ल्ड की फास्टेस्ट फीमेल से शादी कर लें, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उनका बच्चा भी एक अच्छा एथलीट होगा, राइट, जेनेटिक्स है। अब ये बच्चा भी एक फीमेल, मतलब जो भी इनका जेंडर है, ऑपोजिट जेंडर, अगेन द बेस्ट एथलीट, तो थर्ड जनरेशन वेरी हाई प्रोबेबिलिटी वुड बी एन एथलीट, राइट। यू कीप डूइंग दिस फॉर 15 जनरेशंस, ओके। तो आपका प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो तो जाता है। आपने मशरूम की जनरेशन को जनरेशंस को ट्रेन करा। ओके। तो हमने मशरूम की एक जनरेशन ली, उसको हमने ट्रेन करा पराली डाइजेस्ट करने के लिए, वो शायद 15% एफिशिएंसी से कर पाया। उसका हमने सब कल्चर करा, उसको किसी और स्ट्रेन के साथ मैच करा कि यार ये भी कुछ कुछ डाइजेस्ट कर सकता है, उसको हमने ट्रेन करा, वो 20% पे पहुंचा, फिर एक और जनरेशन, फिर एक और जनरेशन, और आप ये इमेजिन करो इसमें सालों लगते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप आज रिसर्च शुरू करो तो अगले महीने रिजल्ट मिल जाएगा। इट टेक्स ईयर्स, 15-20 जनरेशन तक आपको करना पड़ता है, और फिर इसमें इंस्टेबिलिटी भी आती है। तीसरे चौथे जनरेशन बाद जीरो हो गया। अच्छा, ऐसा भी होगा? हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था,
आपने एथलीट्स की शादी कराया, हाँ। पर कोई गारंटी नहीं है ना। कितनी बार होता है कि बहुत बड़े एक्टर का बेटा उतना बड़ा एक्टर नहीं बन पाता, हाँ। बहुत बड़े क्रिकेटर का बेटा उतना बड़ा क्रिकेटर नहीं बन नहीं बन पाता, पाता। राइट। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है, तो वो कई बार जीरो भी हो जाता है, फिर आपको वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, तो बहुत लंबा रिसर्च लगता है। खैर, हमारी मैं कोर टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन कर रहा था, तो हमने एक मशरूम स्ट्रेन लिया, उसको 15-20 जनरेशन तक हमने ट्रेन करा कि वो पराली को डाइजेस्ट कर पाए बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ। तो ये वाला मशरूम स्ट्रेन जब हम पराली पर डालते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करता है और अपनी रूट स्प्रेड करता है। मशरूम की रूट्स को क्या बोलेंगे? माइसीलियम। ठीक है, अब माइसीलियम क्या है? माइसीलियम बहुत ही पतला धागा है जो कि हर पराली के दाने के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है। स्प्रेड होने के बाद वो उसको बांध के रखेगा, जोड़ के रखेगा। इस मटेरियल को हम मोल्ड में डाल देंगे, जो भी शेप और साइज मुझे चाहिए वो मोल्ड का शेप ले लेगा। फाइनल स्टेप में हम इस मटेरियल को उठा के अवन कर देंगे, तो मेरा माइसीलियम तो मर जाएगा, जो मेरे पास बचा हुआ है पराली प्लस मशरूम के रूट्स, ओके। डेड फॉर्म में, यानी माइसीलियम। तो ये जो प्रोडक्ट बना ना, ये थर्माकोल की परफॉर्मेंस से बेटर होता है। सो भाई, जो माइसीलियम पैकेजिंग आप बता रहे हो, ये थर्माकोल जितनी लाइट है, क्योंकि मतलब थर्माकोल को यूज करने का वन ऑफ द मेन रीजन कि एक तो वो बहुत लाइट है, वो प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाती है, और दूसरी बात वो सेफ है कि मतलब उसमें प्रोडक्ट टूटता नहीं है। तो क्या माइसीलियम पैकेजिंग भी इतनी लाइट है? सो देखो, हमने जो माइसीलियम पैकेजिंग बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है और बहुत अच्छी कुशनिंग देता है। ओके। तो वो तो थर्माकोल से कुशनिंग में बेटर है। ठीक है, वेट वाइज भले ही थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो शिप होते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे शिफ्ट होते हैं, शिप होते हैं। यानी अगर आपका एक ट्रक है जिसमें कि टीवी भर के जा रहे हैं, ट्रक की कैपेसिटी 8 टन उठाने की, लेकिन सारे जितने टीवी आपने भर दिए उसका नेट वेट ही 2 टन है। अच्छा। तो आप उसको 2 का 2.5 भी कर दो तो भी ट्रक तो उठा ही लेगा। तो आपको जो शिपिंग कॉस्ट है वो वॉल्यूमेट्रिकली डिसाइड होता है। वॉल्यूमेट्रिकली हम बक्से का साइज छोटा कर देते हैं क्योंकि हमारी कुशनिंग ज्यादा है, तो हम छोटे डब्बे में उतनी पैकेजिंग दे देते हैं। तो एक्चुअली तो कस्टमर को बेनिफिट होता है कि उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है बढ़ने की बजाय। तो बेसिकली आपने इससे 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, एक तो पराली और दूसरा थर्माकोल, जो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और थर्माकोल को भी लोग जो है वो जला देते हैं मेजरली, मैंने देखा है। तो मुझे ये भी बताओ ना कि थर्माकोल के जलने से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती होगी हमको। अरे भयंकर। अच्छा। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, थर्माकोल का टेक्निकल नेम क्या है? पॉलीस्टाइरीन। हाँ। जब जलेगा तो क्या रिलीज होगा? स्टाइरीन गैस। स्टाइरीन गैस अगेन नॉन कार्सिनोजन। तो अब लोग क्या थर्माकोल क्यों जलाते हैं? जल्दी आग पकड़ता है। हाँ। जल्दी आग पकड़ता है तो आप उसके आसपास और मटेरियल उससे जला सकते हो, लेकिन उस टाइम पे स्टाइरीन गैस भी रिलीज हो रहा है जो कि आप इनहेल करोगे, एंड वो अगेन बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो कैंसर कॉजिंग है। ओके। राइट। तो काफ़ी डेंजरस मटेरियल्स हैं ये सारे, हमने बना तो लिए अपने कन्वीनियंस के लिए, पर इसका एंड ऑफ साइकिल यानी कि जब उसका यूज़ हो गया तो उसको कैसे डिस्पोज किया जाएगा वो ब्रोकन है। सो इसको बोला जाता है लीनियर मटेरियल। आपने रॉ मटेरियल लिया, आपने प्रोडक्ट बनाया, खत्म हो गया। ये सर्कुलर नहीं है, लेकिन हम जो चीज़ें बनाना चाहते हैं, हम जो नेचुरल वेस्ट चीज़ें बनाना चाहते हैं वो सर्कुलर है। यानी मैंने पराली लिया, उससे माइसीलियम पैकेजिंग बनाया, उसने प्रोडक्ट को सेफ रखा, लास्ट में जाके जमीन में गाड़ा, ये कंपोस्ट हो गया। कंपोस्ट हो गया, सारे न्यूट्रिएंट जमीन में वापस अगला पौधा बन जाएगा। सो ये रिसाइक्लेबल है? रिसाइक्लेबल नहीं, कंपोस्टेबल है। रिसाइक्लेबल भी है टेक्निकली, पर अगेन वही प्रॉब्लम आएगी कि इसकी जो रिवर्स लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा आ जाएगी मटेरियल से भी ज्यादा। और इंडस्ट्री कंपोस्टेबल है या फिर होम कंपोस्टेबल? होम कंपोस्टेबल है। तो आप अपने घर के ही पौधे में अगर आप इसको डाल दोगे 45 to 60 डेज के अंदर वो पूरा कंपोस्ट हो जाएगा, पूरा खाद बन जाएगा। ओ वेरी नाइस। अच्छा, तो ये थर्माकोल जितना ही महंगा है या मतलब उससे थोड़ा ज्यादा है? अफोर्डेबल कितना है? सो देखिए, इसका डायरेक्ट कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि थर्माकोल का कॉस्ट आता है पर केजी, हमारा कॉस्ट आता है वॉल्यूमेट्रिक पर क्यूबिक फीट। ओके। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट का शेप क्या है, प्रोडक्ट का साइज क्या है, किसी प्रोडक्ट में ऊपर, किसी प्रोडक्ट में नीचे, मोटा मोटा अराउंड दैट रेंज पड़ता है। लेकिन क्योंकि मैं लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर पाता हूँ बॉक्स साइज छोटा करने से, क्योंकि मैं ब्रेकेज रिड्यूस कर पाता हूँ, क्योंकि मैं रिटर्न्स रिड्यूस कर पाता हूँ, तो ओवरऑल लॉन्ग रन में ब्रांड्स को प्रॉफिटेबल पड़ता है। तो कार्बन फुटप्रिंट के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट में आप ये भी तो देखो कि पराली से बना है, जो जलती तो कितना पॉल्यूशन होता। मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, बट वो भी थर्माकोल यूज करते हैं, उनको भी मुझे समझ में नहीं आता। शायद उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो बिल्कुल बिल्कुल आप माइसीलियम ऐसे ही ब्रांड्स के साथ कनेक्ट होना है स्टार्टिंग में, ताकि हम लोग अपना प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। तो भाई, आप जैसे शार्क टैंक पे आए थे, है ना? तो शार्क टैंक पे आपने सारे शार्क्स को बोला कि मुझे 100 आवर्स चाहिए, तो क्या ये 100 आवर्स आपको सच में मिले या फिर बस ये कहने की बात थी और ये कभी हुआ नहीं? देखो, जो इंटेंशन था, इंटेंशन बहुत सिंपल था कि यार आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप 100 गलतियां करोगे, ओके। है ना।
क्या आप उस 100 गलतियों को रिड्यूस कर सकते हो? आप रिड्यूस कैसे करोगे? किसी समझदार आदमी की एडवाइस से। बिजनेस बनाने में सबसे समझदार कौन है? वो बंदा जिसने बना रखा है। एक ऐसा स्टेज जिसपे 5 यूनिकॉर्न फाउंडर आपके पास इकट्ठे बैठे हैं, वो है शार्क टैंक। तो शार्क टैंक इज अ वेरी गुड स्टेज कि आपके पास ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस बनाए हैं जीरो से। तो शार्क टैंक पे आप प्रमोशन के लिए गए थे क्या? शार्क टैंक पे आप जेन्युइनली उनके 100 आवर्स के लिए गए थे? सो देखो, मेरे 2 ऑब्जेक्टिव थे। सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव था एडवाइस, कि मैं अपनी जर्नी को फास्टर कैसे करूं, क्योंकि जितना फास्टर हम स्केल कर पाएंगे उतनी जल्दी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सीधा सा कोरिलेशन है। जल्दी स्केल करने के लिए आपको चाहिए मेंटोर्स, आपको चाहिए एडवाइस, और मेंटर वही काम का है जिसने वो जर्नी कर रखी है ना। अब अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपके लिए लेट्स से कोई शेफ अच्छा मेंटर नहीं होगा प्रॉब्ली, है ना। आपके लिए सबसे अच्छा मेंटर कौन होगा? जो कि इसी बिजनेस से आता है, शो बिजनेस से आता है। सिमिलरली मेरे लिए सबसे अच्छा मेंटर कौन होगा? जिसने बिजनेस जीरो से बड़े स्केल पे लेके गया है बहुत छोटे टाइम में। तो शार्क टैंक एक बहुत ही अच्छा स्टेज है जहाँ पे कि 5 यूनिकॉर्न फाउंडर आपके सामने बैठे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं और आपको अनडिवाइडेड अटेंशन देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, है ना। उसमें आप उनको जितना कन्विंस कर पाओ। तो ये तो था ऑब्जेक्टिव नंबर 1। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 था कि मार्केट में ये एस्टैब्लिश करना कि हम एक ऐसी कंपनी है जिसका कि प्रोडक्ट स्टेबल है, जिसने 4-5 साल की R&D लगाई है और एक स्टेबल प्रोडक्ट मार्केट में निकाला है, जो कि फ्लेम प्रूफ है, आग नहीं पकड़ेगा, जो कि मॉइस्चर प्रूफ है, आप कितनी मर्जी ह्यूमिडिटी में डाल दो वो खराब नहीं होगा, जो कि वाटर प्रूफ है। फिर हमने देखा कि मार्केट में ना कुछ चीप नॉक ऑफ आ रहे हैं, यानी कि चीप कॉपी, जिनका कि प्रोडक्ट अभी रेडी नहीं है, जिनका R&D कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, पर वो मार्केट में उतार दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर ये लोग मार्केट में प्रोडक्ट उतार देंगे तो माइसीलियम पैकेजिंग का नाम खराब हो जाएगा। आपने किसी चीप नॉक ऑफ की माइसीलियम पैकेजिंग ट्राई कर लिया, आपका काम नहीं बना, तो आप सोचोगे माइसीलियम पैकेजिंग चल ही नहीं सकता। मुझे ये भी एस्टैब्लिश करना था कि यार हमने बहुत रिसर्च करी है, हमारी कुशनिंग बेटर है, हमारी थर्मल स्टेबिलिटी बेटर है, हमारी स्ट्रेंथ बेटर है, हमारी कंसिस्टेंसी बेटर है। तो अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो हमसे बात तो करो एक बार। सही बात है। हमसे नहीं हो पाए वो एक अलग बात है, पर हमसे बात तो करके देखो। तो मेरे को ये एस्टैब्लिश करना था कि यार मार्केट में एक बहुत ज़्यादा रिसर्च करके कंपनी बैठी है, उससे बात की जाए। वो एस्टैब्लिश हो गया, हाँ, विद गॉड्स ग्रेस द वीडियो वेंट डिड वेरी वेल। काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने पसंद किया चीज़ों को, तो वो भी ऑब्जेक्टिव मीट हुआ। प्लस लोगों की एडवाइस मिली। ऑब्वियसली वो 100 आवर्स वाली चीज़ मटेरियलाइज नहीं हुई, क्योंकि शार्क्स कहीं ना कहीं बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास बहुत सारी कंपनी है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, जो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया भी था कि देखो इनके पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं चाहता था टाइम ही दे, क्योंकि पैसा तो आपको मार्केट से मिल जाएगा ना। राइट यूजुअली। अच्छा, अब तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। जब मैं गया था 3rd सीजन में, तो 1st और 2nd सीजन में इन्वेस्टमेंट बहुत छोटे होते थे, 50 लाख से 1 करोड़ के। मुझे लगता था यार ये अमाउंट तो मार्केट में मिल जाएगा आपको, लेकिन मार्केट में आपको ये वाली एडवाइस नहीं मिलेगी। मतलब अब अगर आप शार्क टैंक में जाओ तो अब तो मैं पैसे मांगूंगा। अब आप शार्क टैंक में पैसे मांगने अब तो मैं पैसे मांगूंगा। तो भाई एक चीज और बताओ कि जैसे आपने बोला कि ये मतलब अभी 100 आवर्स के लिए आपने बोला, बट इनकी जो भी एडवाइस होगी, जो भी शार्क्स बैठे हैं, वो बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली तरीके से या सस्टेनेबल तरीके से नहीं सोचेंगे। ये सोचेंगे बिजनेस के तरीके से, पर आप सोचोगे सस्टेनेबल तरीके से। करेक्ट। तो मुझे जानना है कि इनकी एडवाइस एक्चुअली में आपके लिए कितनी ज्यादा आपको लगता है कि हाँ ये मतलब जेन्युइन एडवाइस है, क्योंकि आपको दोनों को बैलेंस चलना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनुज, थैंक यू। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि जैसे एडवाइस इज नॉट ऑर्डर, एडवाइस इज एडवाइस, है ना। एडवाइस इज अ इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव कि यार तू ऐसे सोच रहा है, एक बार ऐसे भी तो सोच के देख, शायद दुनिया ज्यादा बड़ी दिखे, राइट, या शायद दुनिया ज्यादा अच्छी दिखे। तो अब मैं कहता हूँ कि पर्सपेक्टिव कौन दे सकता है? जो कि आपसे ऊपर बैठा है, राइट। वही तो आपको ऊपर से देख के बताएगा अरे तू तो बस यही उलझ रहा है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पड़ी है, राइट। वो आपको चाहिए। ऑब्वियसली दैट डज नॉट मीन एन ऑर्डर। उसने बोल दिया ऐसा करना है तो आपको करना है, ऐसा नहीं है। ओके, इट्स जस्ट एन एडवाइस एंड इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव। अब मैं आपको बताता हूँ ये कितना अच्छे से प्ले अराउंड करता है। जैसे मेरे को 5 शार्क्स ने ऑफर दिया, राइट, लकीली 5 शार्क्स का सोचने का तरीका एकदम अलग है, ऑब्वियसली, है ना। अमन सोचते हैं बहुत ही ज्यादा मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट से, तो उनकी एडवाइस होती है कि आप इसको मार्केटिंगली कितना ऐसे मार्केटिंग गॉड की तरह कैसे काम करोगे आप इसमें। पीयूष सोचते हैं बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट से, तो उनका था कि यार एक्सपोर्ट्स में जाओ, सिंगापुर जाओ, अलग अलग मार्केट्स में जाओ। अनुपम सोचते हैं बहुत ही अलग स्टाइल से, विनीता सोचते हैं बहुत ही अलग स्टाइल से। तो आपको बहुत ही अलग अलग स्टाइल की एडवाइस मिल गई, है ना। अब एडवाइस आ गई तो आपके पास एक इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ गई। अब उस पर सोचो कि इसमें से कौन सी चीज मेरे लिए सेंस बना रही है। हो सकता है 5 बनाए, हो सकता है एक भी ना बनाए, और उसमें भी अपने कुछ, जैसे अगर उन्होंने एडवाइस दिया तो आपने कुछ एलिमेंट्स डाले जो सस्टेनेबिलिटी के आसपास। करेक्ट, उसके ऊपर आप रिसर्च करिए ना। जैसे अगर आपको मान लीजिए किसी ने एडवाइस दिया कि यार आप मार्केटिंग में ऐसा ऐसा कर लो, है ना। जैसे किसी ने एडवाइस दिया कि यार इसको ना इंटेल इनसाइट की तरह प्रमोट करो, कि
धराक्षा पैकेजिंग इनसाइड, ताकि वो एक ब्रांडिंग बनेगा, उससे एक तरह का प्रमोशन आएगा, लोगों का रिकॉल आएगा। अब इस पर रिसर्च करो ना कि इंटेल इनसाइड क्यों काम करा, राइट, क्या वो चीज़ मेरे में एप्लीकेबल है, क्या ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ। चाहिए सेंस बनाए एग्जीक्यूट कर लो, चाहिए सेंस ना बनाए प्रैक्टिकल ना लगे तो मत एग्जीक्यूट करो। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे जो जो एडवाइस आए उस पर आप रिसर्च करो, प्रैक्टिकलिटी समझो, सही लगे तो आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिला जो आप खुद नहीं सोच पा रहे थे, तो आप जल्दी स्केल कर पाओगे, राइट। सो एडवाइस फ्रॉम राइट पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो भाई अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मानसून भी इस बार बहुत ज़्यादा हुआ, और आप कह रहे हैं कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि लानीना इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा सर्दी भी लाने वाला है। तो क्या इसके पीछे का रीज़न ग्लोबल वार्मिंग है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यार थिंक तो छोड़िए, मैं तो आपको साइंटिफिक रीजंस बताता हूँ, साइंटिफिक कोरिलेशंस बताता Okay. हूँ कि कैसे ये कनेक्टेड है, ओके, ठीक है। सबसे पहली चीज तो इस बात में कोई डिनाइल नहीं बचा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। द Right. एवरेज टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट इज राइजिंग, ठीक है। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है, सबसे पहला इंपैक्ट आएगा ट्रॉपिकल कंट्रीज पे, यानी कि जो इक्वेटर के आसपास की कंट्रीज है, जो कि हैं हम, अच्छा, है ना, एज इंडिया एज अ होल। हम्म, तो अब इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो कि साइंटिफिकली हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, इतनी सिंपल भाषा में कि आपको और मुझे भी समझ में आए, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा गर्मी की, ठीक है। गर्मी में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आज से 15 साल पहले, मैं जब 6-7 क्लास में था, 15 भी नहीं 20 साल पहले, तो उस टाइम पे मैं जब स्कूल से घर आया था तो मेरी मम्मी ने बोला था आज टेम्परेचर था 42 डिग्री सेल्सियस और आज तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए, ठीक है। लास्ट ईयर टेम्परेचर वॉज 52 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पिछले 20 साल में हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर हैज गॉन अप बाय 10 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर यही ट्रेंड रहा 20 साल बाद, हमारा जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा वुड बी 62 डिग्री सेल्सियस। हम झेल ही नहीं पाएंगे। एट दैट टेम्परेचर द स्किन विल बर्न, या विच एसेंशियली मीन्स कि हमने अगर अपने एक्शंस ठीक नहीं करे, दिल्ली में हर वो बंदा जो एयर कंडीशनर अफोर्ड नहीं कर पाएगा विल डाई। ये काफी ग्रेव सिचुएशन है, पर अभी भी हमारे को इसकी इंटेंसिटी समझ में नहीं आती। दूसरी चीज आता हूं मैं मॉनसून पे। जब आपकी हवा गर्म होती है, ठीक है, यानी थोड़ा सा भी उसमें टेम्परेचर इंक्रीज आया तो वो ज्यादा मॉइस्चर उठाती है, ठीक है। इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट से, कि अगर आपकी हवा ठंडी है, मान लो 4 डिग्री सेल्सियस की है, जैसे मान लीजिए एसी की हवा है 16 डिग्री सेल्सियस की, वो एकदम ड्राई होती है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता। जैसे जैसे हवा का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वो मॉइस्चर होल्ड करेगी, ठीक है, मॉइस्चर होल्ड करेगी। अब अगर मान लीजिए एवरेज टेम्परेचर था फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस, तो फॉर एग्जांपल हवा 100 लीटर पानी होल्ड कर पाती थी। जैसी हो गया वो 32 डिग्री सेल्सियस, वो मॉइस्चर होल्ड कर पाएगी 110 लीटर, राइट, फॉर एग्जांपल। अगेन ये सारी जो एग्जैक्ट डिटेल्स है साइकोमेट्रिक चार्ट से निकलती हैं। अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से आपका एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया, तो जो मॉनसून विंड्स आ रही हैं वो ज्यादा गर्म होने की वजह से ज्यादा मॉइस्चर लेके आ रही है। अब जब मॉनसून विंड्स जाएंगी हिमालय में टकराएंगी और ठंडी होएंगी तो क्या होगा, ज्यादा मॉइस्चर रिलीज होगा, यानी ज्यादा बारिश होगी। जो हुआ इस बार कि एकदम प्रचंड लेवल पे बारिश हो गई, इतनी ज्यादा बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि हमारा फ्लड्स डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन। दिस इज नॉट अ वन ऑफ इवेंट, दिस इज अ स्टार्टिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स। हर साल ये चीज बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप एवरेज देखोगे अगले 10 साल में, तो 10 साल बाद जब आप एवरेज देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार ये रेनफॉल तो बढ़ गई है, बट डजंट मीन कि सब जगह बढ़ी है। एट द सेम टाइम सूखा भी बढ़ रहा है, क्योंकि विंड के पैटर्न्स ही चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी वजह से ऐसा प्रोजेक्शन है कि हम लोग पहले एज अ एनवायरमेंटलिस्ट, जितने भी आपके वीडियो पे एनवायरमेंटलिस्ट देख रहे हैं, तो एनवायरमेंटलिस्ट एक टारगेट लेके चलते थे कि हमें नेट अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हमें 1.5 डिग्री के नीचे नीचे रखना है, तो चीजें स्टेबल रहेंगी, सस्टेनेबल रहेंगी। अभी लास्ट मंथ जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग वीव लॉस्ट दैट ट्रैक। देयर इज नो वे वी कैन कीप द नेट इंक्रीज अंडर 1.5 डिग्री। तो हमने रिवाइज टारगेट बनाया 2 डिग्री करते हैं, राइट। तो 1.5 डिग्री तो छूट गया। धीरे धीरे ऐसे टारगेट्स अगर हमारे छूटते रहे तो दिस विल बिकम अ न्यू रियलिटी। अब न्यू रियलिटी कैसा दिखता है, 1.5 डिग्री आपने जैसे ही क्रॉस करा तो एक आता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कैस्केडिंग इवेंट्स, यानी नेट टेम्परेचर बढ़ गया, आपकी पोलर आइस कैप्स मेल्ट होने लगी, पोलर आइस कैप्स में CO2 ट्रैप्ड है और CO2 निकला और ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। तो ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। इसकी वजह से इम्पैक्ट जो प्रिडिक्टेड है वो ये है कि
अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आज से 25 से 30 साल बाद अगर आप मरीन ड्राइव पे खड़े हैं और आप समुंदर की तरफ देखते हैं तो समुंदर आपकी हाइट से 20 फुट ऊपर यानी सेकेंड फ्लोर तक पूरा पानी ही पानी होगा। तो आप इमेजिन करिए पिछली 2 जनरेशन्स, आपके फादर की जनरेशन और आपकी जनरेशन ने मिल के जो प्रॉपर्टी बनाई अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत लगा के, वो पानी में गई। एंड दिस इज़ अ एब्सोल्यूट ट्रूथ। आप दिल्ली में रहते हैं, आपके फादर ने और आपने मिल के मेहनत से एक प्रॉपर्टी बनाई। उस प्रॉपर्टी में टेम्परेचर गर्मियों में 62 डिग्री सेल्सियस है, यानी अगर आप बाहर जाओगे आप बाहर लिटरली झुलस जाओगे, आपकी स्किन बर्न हो जाएगी, आपकी स्किन पील होने लगेगी, राइट? क्या वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की? सो हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम करो, सेविंग करो, क्यों सेविंग करो? प्रॉपर्टी बनाएंगे। भाई वो तो या तो पानी में चली गई या वो जल गई। तो उस मेहनत का वैल्यू खत्म हो जाता है अगर हम एज अ कंज्यूमर अवेयर चॉइसेस नहीं लेते। आज अगर हम एज अ कंज्यूमर इस बात को इम्पैक्ट नहीं करते कि हमें सही चॉइसेस लेनी है, हमें सस्टेनेबल मटेरियल्स अडॉप्ट करने हैं और हमें अपने तरीकों में चेंज करना है ताकि चीज़ें स्लो डाउन हो पाए, ताकि एनवायरनमेंट में इतना भयंकर इम्पैक्ट ना आए, ताकि हमारा फ्यूचर भी सेफ रहे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी सेफ रहे। फिर तो जो आप बोल रहे हो कि पराली जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी, पराली को जलाने का प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर रहे हो आप अभी, तो इसमें आप अभी तक कितने टन्स ऑफ पराली एक तो रिसाइकिल कर चुके हो, पहला सवाल। और दूसरा सवाल मुझे ये बताओ कि इसमें गवर्नमेंट ने आपको कितना हेल्प किया है? मतलब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो गवर्नमेंट खुद भी फेस कर रही है, तो क्या गवर्नमेंट आपको कुछ हेल्प कर रही है इसमें? तो देखिए गवर्नमेंट का इनिशियल फेजेस में तो काफ़ी होता है, जैसे गवर्नमेंट के कई सारे ग्रांट प्रोग्राम्स हैं जो हमारे को मिले, जो हमारा रिसर्च में इम्पैक्टफुल थे, रिसर्च में हेल्पफुल थे, जो हमारे लिए प्रैक्टिकली प्रोडक्ट बना नहीं था पर उस टाइम पे हमारे को पैसे की ज़रूरत थी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। तो ऐसे मल्टीपल रिसर्च ग्रांट्स मिले। अभी हम मल्टीपल एजेंसीज़ को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं एंड होपफुली हम लोग सही एजेंसी तक पहुँच पाएँ, तो इसकी इम्पैक्ट को बढ़ाया जा सके, इसका अपटेक बढ़ाया जा सके, इसका यूज़ केस बढ़ाया जा सके। दैट इज़ आवर टारगेट फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर। उसके अलावा जो आप कह रहे थे हम लोग अभी तक कितना कंज्यूम कर चुके हैं, सो देखिए अभी तक इसमें से हमारा मैक्स काफ़ी लंबा टाइम तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गया, पर रिसेंटली हमने काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन प्लांट लगाया है ऑलमोस्ट 25,000 स्क्वायर फीट में, जिससे कि हम लोग आज की डेट में इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम महीने का 100 टन कंज्यूम कर सकते हैं। 100 टन कंज्यूम कर सकते हैं, साल का 1200 टन। साल का 1200 टन। और अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना जनरेट होता है? जनरेट तो करोड़ों टन में है, पर पॉइंट इज कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आज की डेट में पराली के ऐसे क्या यूज केसेस है जो स्केल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज केस है विच इज पैलेटाइजेशन, यानी पराली लेते हैं, उसके पैलेट बनाते हैं और उसको फैक्ट्री को सप्लाई कर देते हैं जो कि अपने बॉयलर में जलाएगा। अल्टीमेटली पराली जल ही रहा है, फील्ड में ना जल के फैक्ट्री में। तो जो पॉल्यूशन फील्ड से निकलता था अब फैक्ट्री की चिमनी से निकलेगा, पर निकल तो रहा ही है। ऐसा यूज केस जो कि पराली को जला ही नहीं रहा, कुछ ऑल्टरनेट मटेरियल में कन्वर्ट कर रहा है, उसमें जो हाईएस्ट नंबर है वो आज भी कंट्री में हमारा ही है। अरे वाह! तो 100 टन इज स्टिल अ वेरी हाई नंबर विच डेमोन्स्ट्रेट्स कि प्रोडक्ट बहुत स्टेबल है। अगर मैं ये सारा पराली को कलेक्ट कर लूं, ठीक है, और ये सारा थर्माकोल को अगर मुझे रिप्लेस करना हो, तो क्या हम इतना प्रोडक्ट बना सकते हैं कि ये पूरा पराली को थर्माकोल, पूरे साल के इंडिया का थर्माकोल का जितना भी यूजेज है उसको रिप्लेस कर दें, तो क्या ये पराली पूरी चेंज पूरी तो नहीं यूज होगी, लेकिन एक सिग्निफिकेंट चंक, सिग्निफिकेंट परसेंटेज जरूर कंज्यूम होगा। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि देखो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ थर्माकोल बनाते हैं, हम एक मटेरियल्स कंपनी है जो कि अल्टीमेटली बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, धीरे धीरे करके सारे मटेरियल्स रिप्लेस करना चाहते हैं। अगर मैं पेट्रोलियम ड्रिवन प्रोडक्ट से कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली पराली जो है सारा का सारा पेट्रोलियम ड्रिवन प्रोडक्ट्स रिप्लेस कर सकती है, प्लस रिप्लेस भी कर सकती है, प्लस पराली पूरी कंज्यूम भी हो सकती है। ओह वेरी नाइस। राइट, पर हमें वन स्टेप एट अ टाइम, पहले एक प्रोडक्ट बनाया जाएगा, उसको स्टेबल किया जाएगा, उसी से कंपनी स्केल होगी, स्केल्ड कंपनी 4 प्रोडक्ट बनाएगी, 4 प्रोडक्ट फिर से स्केल किए जाएंगे। तो दिस इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन मैराथन। ऐसा नहीं है कि हम लोग कल प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, बट ओवर टाइम हम प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर देंगे। तो भाई हमने कोविड में देखा था कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेटर हुई थी, जैसे हमने देखा कि डॉल्फिन्स आ गई, मुंबई के पहाड़ देखने लगे, जिन लोगों ने देखे नहीं थे इतने सालों से। क्या कोविड ने क्लाइमेट डिजास्टर को कहीं डिले किया है? यार डेफिनेटली, मतलब ये तो वेल रिसर्च चीज़ है कि कोविड ने क्लाइमेट डिजास्टर को डिले करा। रीज़न बीइंग कि काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम के लिए काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी। तो जैसे मैंने कहा था, पॉल्यूशन इनपुट, स्टैग्नेशन, पॉल्यूशन आउटपुट। उस टाइम पे एनवायरमेंटल चेंजेस तो उतने नहीं थे, पर इनपुट ही कट गया,
है ना, इनपुट ही कट गया तो क्या हुआ था, हमारा यहाँ पे एक्यूमुलेशन रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से हवा साफ, पानी साफ, सारी चीज़ हमारी बेटर होने लगी थी धीरे 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 धीरे। तो देखिए इस टाइम पे मैं ये नहीं कह सकता कि हम लोग को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को बहुत ही डेस्परेट मेजर्स में, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे प्रॉब्लम्स के। आप ये समझिए कि जब कोविड चल रहा था तो हर कोई बहुत डेस्परेटली सॉल्यूशंस ढूंढ रहा था, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के, मास्क के, है ना। एंड एज अ कम्युनिटी हमने मिलकर बहुत जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। महीनों के अंदर हमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी कि मास्क भी अवेलेबल हो गए, पीपी किट भी अवेलेबल हो गई, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी आ गए। वो एक इंटेंसिटी वाला प्रॉब्लम रहा था जहाँ पे कि बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा टाइम कटा, लेकिन ओवर टाइम हमने 6 महीने 8 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। क्यों? क्योंकि सब लोग इकट्ठे हैं। जब आप उस लेवल की इंटेंसिटी और उस लेवल के डेस्परेशन के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे तो आप एक टाइमली फैशन में सॉल्व कर पाओगे। वो डेस्परेशन क्रिएट क्यों हुआ? क्योंकि लाइव्स वर एट स्टेक, है ना, जिंदगी का दाव लगा हुआ था। आज भी जिंदगी का दाव लगा हुआ, वो दिख नहीं रहा, है ना। लोग बोल रहे हैं कि आज की डेट में हॉस्पिटल्स आर सेइंग कि लंग इन्फेक्शन इज एट ऑल टाइम हाई, है ना। डॉक्टर्स आर रिंगिंग एन अलार्म कि भाई हमारा जो बेड्स है वो ओवरवेल्म हो गए हैं। अगर आज भी हम उसी डेस्पिरेशन से आ जाएं कि यार वापस से बेड्स ओवरवेल्म हो रहे हैं, वापस से कोविड जैसा सिचुएशन हो रहा है, वापस से लंग्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, सो वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट द सेम लेवल ऑफ डेस्पिरेशन विच वी एज सोसाइटी आर नॉट। दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन चेंज विद कम्युनिकेशंस, ओके, विद इफेक्टिव डायलॉग्स, जो कि आप कर रहे हो। सो वेरी थैंकफुल टू यू। पर अगर ये चीज़ जो ये वॉइस जैसे एम्पलीफाई होगी, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस आएगा एंड वी स्टार्ट टेकिंग एक्शन एट दैट लेवल ऑफ इंटेंसिटी, बहुत जल्दी हम लोग ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या ये एयर पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा हाई है कि हमें या गवर्नमेंट को इस समय लॉकडाउन लगा देना चाहिए? प्रॉब्ली यस, मतलब जो लेवल है हमारा AQI का, मोर देन 500 हमारा चला जाता है। 500 पे हमने मेजरमेंट को कैप कर रखा है, इंडिया में रहता उससे ऊपर है। इस लेवल पे ग्लोबली हर जगह लॉकडाउन लगा दिया जाता है। अच्छा। आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप घर से बाहर ना निकलो, मास्क पहनो, एयर प्योरीफायर्स के साथ रहो। एज अ सोसाइटी वी आर नॉट डूइंग इट, क्योंकि हम बहुत इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिख रहा, कोविड में इमीडिएट दिख रहा था, क्योंकि इमीडिएट हो दिख रहा सकता है था ऐसा ना? प्लस थोड़ी सी हम लोग की इकोनॉमिकली भी हम लोग बहुत ही फ्रेजाइल सोसाइटी है। अगर हम लंबे लंबे लॉकडाउन लगाते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइवलीहुड भी होता है, जो लास्ट टाइम हुआ था। सो वी डोंट वांट टू रिपीट दैट, वी डोंट वांट टू क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ अ पैनिक। पर फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस, हु कैन जनरेट सॉल्यूशंस, हु आर एंटरप्रेन्योर्स, हु आर सॉल्यूशन बिल्डर्स, हु आर डॉक्टर्स, हु आर इंजीनियर्स, अगर वो उस डेस्पिरेशन वाले लेवल से सॉल्यूशंस निकालना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग सॉल्यूशंस तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच भाई हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। आई थिंक बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन रही, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हमारा जो एक सवाल रहता है कि आगे हमें किसको आप सजेस्ट कर सकते हो जो हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे आए। अगर आप कोई भी नाम रिकमेंड करना चाहते हो तो प्लीज़ बताओ। यार ऐसे देखो, एनवायरनमेंट में तो काफ़ी लोग हैं, आई थिंक आप काफ़ी लोगों से कनेक्टेड भी हो, बट एक आप जीरो सर्कल के फाउंडर को बुला सकते हो, नेहा जैन है। तो उनका प्लास्टिक्स एंड कोटिंग्स के अराउंड एक आपको अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। और एक कैनवा लुक के फाउंडर है श्रेयांश, उनको आप बुला सकते हो। उनका आपका टेक्सटाइल के अराउंड अच्छा उनका समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, जो कि आपके लिए काफ़ी नया रहेगा, ऑडियंस के लिए काफ़ी नया रहेगा। पैड केयर के फाउंडर हैं अजिंक्य, उनको आप बुला सकते हो। उनका भी काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव है कि चीज़ों को स्केल कैसे करते हैं। तो ये 3-4 नाम है जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझा सकते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगा इन लोगों से बात करने की और इनको बुलाने का। आई थिंक दिस वाज इट। सो भाई ये IPC की तरफ से आपको गिफ्ट है।